अभी हम लोग चालू करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम का एक रिवीजन क्लास। ठीक है, तो चलो हम लोग क्विक एक रिवीजन ले लेते हैं। तो बोल रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस, जो बोल रहा है रेसिडेंस व्हेन बिकम ए पर्सन रेसिडेंट, व्हेन बिकम ए पर्सन रेसिडेंट, जब एक पर्सन रेसिडेंट बनता है वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बन सकता है, या फिर वो नॉन रेसिडेंट भी बन सकता है। ठीक है ना। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में बोल रहा है, इसमें हम लोग क्या सीखते हैं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में बोल रहा है हाउ टू कंप्यूट या फिर मीनिंग ऑफ टोटल इनकम, कैसे कंप्यूट किया जाता है, कैसे टोटल इनकम कंप्यूट किया जाता है, या फिर टोटल इनकम का मीनिंग क्या है, ये सब हम लोग टोटल इनकम में, स्कोप ऑफ टोटल इनकम में सीखते हैं। इट मीन्स मैक्सिमम इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड ऑफ रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट। मतलब इसका मतलब है कि कितना इनकम, मैक्सिमम कितना इनकम के ऊपर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा या टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये हम लोग कहाँ पे सीखते हैं, स्कोप ऑफ टोटल इनकम में सीखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इज बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन। मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर बेस करके टोटल इनकम हम लोग कैलकुलेट करेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही टोटल इनकम का कंप्यूटेशन होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है सेक्शन 5 टू सेक्शन 9 में क्या बोल रहा है। सेक्शन 5 में बोल रहा है स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में बोल रहा है। सेक्शन 6 क्या बोल रहा है, रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बोलता है। सेक्शन 7 बोलता है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, हम लोग मान लेंगे वो इंडिया में ही रिसीव हुआ है। सेक्शन 7 ये बोल रहा है विल डिस्कस अंडर सैलरी चैप्टर, सैलरी चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे वो वाला, ये वाला हिस्सा। सेक्शन 8 बोल रहा है नॉन रेसिडेंट के बारे में। सेक्शन 9 बोल रहा है इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। मतलब हम लोग मान लेंगे इनकम डीम्ड टू बी अराइज और एक्रू इन इंडिया, जो इनकम इंडिया से अराइज हो रहा है ऐसा हम लोग मान लेंगे, इंडिया से ही इनकम उठ रहा है ऐसा हम लोग मान लेंगे अंडर सेक्शन 9 में। ठीक है। अरे आज जो भेजे है क्या खोल के बैठे हो, पागल इंसान हो है। आज भेजे है वो देखोगे पिछला वाला। अब रिवीजन बोले ना, पिछला खोल रिवीजन होना है। पहले आओ जल्दी खोलो। मिला, ओपन करो जल्दी। सेक्शन देखो नेक्स्ट सेक्शन 6 बोल रहा है बिफोर रीडिंग द सेक्शन 6 लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक पॉइंट अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेक्शन 6 में रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बोला गया है, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए या पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। बोल रहा है देखो, बोल रहा है द इंसिडेंस, माने इंसिडेंस मतलब बर्डन, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑफ एन एसएससी डिपेंड अपॉन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। मतलब तुम्हें टैक्स का बर्डन तुम्हारे ऊपर आएगा या नहीं आएगा, टैक्स का बोझा तुम्हारे ऊपर आएगा या नहीं आएगा, टैक्स का जो क्या बोले बोझ तुम्हारे ऊपर आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड कर रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। नेक्स्ट बोल रहा है फॉर ऑल द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स टैक्स पेयर इंडिविजुअल या एचयूएफ आर क्लासिफाइड इनटू ब्रॉड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब टैक्स पे करने के लिए इंडिविजुअल या एचयूएफ, दोनों के लिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, इंडिविजुअल या एचयूएफ जब टैक्स पेमेंट करने जाएगा उन लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस को हम लोग थोड़ा क्लासिफाई की है ब्रॉडली। कैसे क्लासिफाई की है देखो, पेज नंबर 2 में आ जाओ। बोल रहा है इंडिविजुअल और एचयूएफ क्या क्या हो सकता है। एक तो सर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, या फिर नॉन रेसिडेंट भी मतलब इनर भी हो सकता है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जस्ट रिवीजन क्लास चल रहा है। टैक्स पेयर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। मतलब इंडिविजुअल या एचयूएफ को छोड़ के बाकी टैक्स पेयर जैसे कि क्या कौन कौन है, जैसे कि पार्टनरशिप इंक्लूडिंग एलएलपी हो गया, एओपी बीओआई हो गया, फार्म नहीं कंपनी हो गया,
ठीक है ना। उसके बाद हो गया तुम्हारा लोकल अथॉरिटी हो गया, उसके बाद हो गया आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इंडिविजुअल और ईचयूएफ को छोड़ के बाकी ये 5 कैटेगरी निकल के आता है। इन लोगों को हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या माने कहाँ पे रखेंगे? इन लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस दो ही हो सकता है, या तो वो रेसिडेंट बनेगा, नहीं तो वो नॉन रेसिडेंट बनेगा, अलग कुछ नहीं हो सकता। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ इंडिविजुअल और ईचयूएफ के लिए ही लागू होता है। नेक्स्ट बोल रहा था रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी मस्ट बी असर्टेन टू ईच प्रीवियस ईयर। हर प्रीवियस ईयर में रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा हर एक एसएससी का। ए पर्सन हु इज ROR in 1 year may be R and OR or NR in another year और वाइस वर्सा। अगर कोई आदमी इस साल में मतलब इस प्रीवियस ईयर में माने कि अभी हम लोग बैठे 25-26 एस्टिमेट या 24-25 में अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन रहा है तो नेक्स्ट साल में वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बन सकता है, या फिर नॉन रेसिडेंट भी बन सकता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है। नेक्स्ट बोल रहा है देखो ए पर्सन मे बी रेसिडेंट ए पर्सन मे बी रेसिडेंट फॉर मोर देन वन कंट्री इन वन प्रीवियस ईयर। मतलब कोई एक प्रीवियस ईयर में एक आदमी दो तीन देश का रेसिडेंट बन सकता है। रेसिडेंट मतलब वो टैक्स पे करने के लिए, वो रेसिडेंशियल स्टेटस कभी सिटीजनशिप के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। सिटीजनशिप, ओरिजिनशिप, आरएस, रेसिडेंशियल स्टेटस, दीज आर ऑल सेपरेट कॉन्सेप्ट। इट मीन्स मतलब सिटीजनशिप अलग है, ओरिजिनशिप अलग है, रेसिडेंशियल स्टेटस अलग है। इसका मतलब पर्सन फॉरेन सिटीजन बट मे बी रेसिडेंट इन इंडिया। पर्सन कोई भी एक पर्सन फॉरेन सिटीजन हो सकता है, वो पर्सन फॉरेन सिटीजन हो सकता है, लेकिन वो रेसिडेंट इन इंडिया हो भी सकता है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है और वो संग फॉरेन सिटीजन भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है पर्सन इंडियन ओरिजिन बट मे बी नॉन रेसिडेंट। माने कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो पर्सन, लेकिन वो इंडिया में नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन फॉरेन सिटीजन एंड फॉरेन ओरिजिन बट मे बी रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब फॉरेन सिटीजन भी है, फॉरेन ओरिजिन भी है, मतलब इंडियन ओरिजिन नहीं है वो, फिर भी वो इंडिया में रेसिडेंट बन सकता है। रेसिडेंट फॉर व्हिच पर्पस? रेसिडेंट फॉर टैक्स कैलकुलेशन पर्पस और कुछ नहीं। नेक्स्ट बोल रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच ईयर कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली। मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच ईयर। हर साल में मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा हर एक पर्सन के लिए अलग अलग। डिफरेंट रूल फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फार्म एक्सेट्रा, हर एक के लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन है। 2 नंबर पेज हो गया। 3 नंबर पेज में आ जाओ। क्या बोल रहा है? लेट्स स्टार्ट द सेक्शन 6। बोल रहा है एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग 2 बेसिक कंडीशन। मतलब कोई एक इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट बन सकता है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है, अगर वो बेसिक कंडीशन दोनों में से कोई एक पूरा कर ले तो। क्या सर बेसिक कंडीशन है? बोल रहा है नंबर 1, ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। मतलब उसको रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या फिर उससे ज्यादा समय के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा। सर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? सर उससे पहले असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है? 25-26। प्रीवियस ईयर कौन सा है? 24-25। मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर मतलब 24-25 में तुम्हें 182 दिन या फिर उससे ज्यादा समय के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा। इंडिया में कौन सी जगह में रहना पड़ेगा सर? कोलकाता में रहना पड़ेगा या दिल्ली में रहना पड़ेगा? कहीं पे भी इंडिया में रह जाओ, कोई टेंशन नहीं है। और he has been in India during the relevant previous year for total period of 60 days or more and 365 days or more in 4 immediately preceding the relevant previous year। कहने का मतलब है, बोल रहा है वो उसको प्रीवियस ईयर में 60 दिन इंडिया में रह जाए, 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा इंडिया में रह जाए, और प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 4 साल में 365 दिन या फिर उससे ज्यादा समय के लिए इंडिया में रह जाए। ये 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरा कर ले, वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा। ये हम लोग डिटेल क्लास में रिवीजन डिटेल क्लास में अच्छे से पढ़े हैं, अभी सिर्फ रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है सर? इंडिविजुअल का मतलब क्या सर? सिर्फ मेल होता है सर? क्या ओनली फीमेल होता है, माइनर होता है, मेजर होता है, मैरिड होता है, अनमैरिड होता है, क्या होता है सर? कुछ भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बेसिक कंडीशन 1 फॉलो कर लिया, बेसिक कंडीशन 2 फॉलो नहीं कर पाया तो भी वो रेसिडेंट बन जाएगा। बेसिक कंडीशन 1 फॉलो नहीं कर पाया लेकिन 2 तो फॉलो कर पाया तो भी वो रेसिडेंट बन जाएगा। बेसिक कंडीशन 1 और 2 दोनों ही फॉलो कर लिया तो रेसिडेंट बन जाएगा। बेसिक कंडीशन 1 या फिर 2 दोनों ही फॉलो नहीं कर पाया तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट 4 नंबर पेज में आ जाओ। इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया में हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में 182 दिन रहना है, इंडिया में 60 दिन रहना है। इंडिया का मतलब क्या है सर? मीनिंग ऑफ इंडिया फॉर इनकम टैक्स पर्पस। मीनिंग ऑफ इंडिया, इंडिया का मतलब क्या बोल रहा है? बोल रहा है इंडिया का जो टेरिटोरियल एरिया है वो तो है ही सी लेवल के बाद से 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया फॉर ऑल पर्पस। 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया फॉर ऑल पर्पस है। मतलब इंडिया का कोस्टल एरिया से तुम समुद्र की तरफ चले जाओ 12 नॉटिकल माइल तक, वो पूरा इंडिया है। मतलब पानी भी इंडिया का है, हवा भी इंडिया का है। तुम 12 नॉटिकल माइल के अंदर रहो तो तुम इंडिया में ही रह रहे हो। सिंपल सा मतलब है। 12 नॉटिकल माइल का मतलब 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.862। तो अगर कैलकुलेशन कर लिया जाए सर, कैलकुलेटर निकालते हैं, 1 पॉइंट निकालो ना, 1.862 1.862 इंटू 12 मतलब तुमको 22 किलोमीटर, 22.344 22.344 किलोमीटर तक तुम्हारा इंडिया ही होगा। ठीक है ना, इतना किलोमीटर तक इंडिया ही होगा। और उसके बाद बोल रहा है सर 200 नॉटिकल माइल तक भी, 200 नॉटिकल माइल तक भी इंडिया ही होगा, लेकिन वो जो है ना ओनली फॉर ऑयल रिग्स एंड नेचुरल गैस पर्पस। तो ऑयल रिग्स या नेचुरल गैस मतलब ऑयल एक्सट्रैक्शन करने के लिए जा रहे हो या फिर नेचुरल एक्सट्रैक्शन करने के लिए जा रहे हैं तो सर ये 200 नॉटिकल तुम्हारा हिसाब आएगा। ठीक है ना, इंडिया में हिसाब आएगा। ठीक है, यहाँ तक चलो आगे बढ़ते हैं। 200 नॉटिकल मतलब क्या हो गया सर? 12 माइल तो है ही है, उससे और 188 माइल तक। ठीक है ना, तुम्हारा ही माना जाएगा। टोटल में 200 माइल। ठीक है, उसको 200 नॉटिकल माइल क्या बोलते हैं? EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। एक्सक्लूसिव को इंडिया मानेंगे, लेकिन कर सकते हो नेचुरल माइल्स, टर्बाइन वाटर, ये सब जो है सॉरी में ऑयल रिग्स और गैस एक्सट्रैक्शन पर्पस के लिए ही तुम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जा सकते और उसको इंडिया माना जाएगा। ठीक है ना। इस सिचुएशन में सर हम नॉटिकल माइल तक चले गए, मतलब 12 नॉटिकल माइल हो, ठीक है, उसके बाद आगे 50 नॉटिकल माइल चले गए, 100 माइल तक चले गए, जाके वहाँ पे पिकनिक, तो क्या सर तुम इंडिया में, ये मतलब है। नेक्स्ट डेट ऑफ डिपार्चर, और क्या कैसे हम लोग समझेंगे? बोल रहा है डीम्ड टू बी स्टे इन इंडिया। दिन तुम डिपार्ट कर रहे हो, इंडिया में रहे हो, उस दिन भी इंडिया में हो ऐसा मान लेंगे। जिस इंडिया में वापस आए हो उसी दिन भी तुम इंडिया में ही, ऐसे ही हम लोग मान लेंगे। ये मतलब है कि अगर तुम इंडिया से निकल रहे हो 11:55 निकल रहे हो, 5 मिनट आगे निकल भी हम लोग मानेंगे सॉरी जिस दिन निकल रहे हो उसके मतलब आज संडे है, शनिवार को सैटरडे रात को 12:05 में तुम निकल रहे हो। संडे में तुम 5 मिनट थे, अगर तुम 5 मिनट थे तो हम लोग मान लेंगे कि संडे का दिन तुम इंडिया में थे। और वापस आ रहे हो कब? मान लो कि देखो तुम रात आ रहे हो, इंडिया में लैंड किए 11:55 में, मतलब उस संडे वाले दिन में 2 मिनट के लिए इंडिया में, फिर भी हम लोग मान लेंगे पूरा संडे इंडिया में थे। ठीक है ना। इंडिया इंक्लूड TWI मतलब वाटर ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर वाटर ऑफ इंडिया ही इंडिया आए, मतलब बोल रहा है इंडिया टेरिटोरियल वाटर ऑफ, इट मींस स्टे इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, डीम्ड स्टे इन इंडिया, मतलब तुम अगर वाटर ऑफ इंडिया में रह रहे हो तो लेंगे तुम इंडिया में ही। सच्चा गया सर, हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं। वी सिटीजन he reside US since 1940. He visit in 100 days every year. In his residential status year 25-26 वो इंडिया में आता है, 100 दिन आता है, इसलिए आता है। ठीक है ना। तो मतलब 25 ईयर, PBS ईयर 24-25 में वो
इंडिया में आया है, इंडिया में है, मतलब वो कंडीशन वाला बेसिक कंडीशन का सेकंड पूरा कर लिया, 60 दिन हो गया और हर साल 100 दिन के लिए इंडिया में आ रहा है। कंडीशन क्या था, प्रीवियस ईयर में 60 दिन, प्रीवियस ईयर में 100 दिन था, प्रीवियस ईयर उसके पिछले साल में 365 दिन होना चाहिए, 4 साल में 3 दिन तो है ही, दिन भी है ना, हर साल अगर करके आ रहा है तो 4 साल में 400 दिन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे रेसिडेंट इन इंडिया ही सेटिस्फाइज सेकेंड बेसिक कंडीशन पूरा कर लिया तो वो बन गया, हम लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट में नहीं आए हैं, आएंगे बाद में। नंबर 2 बोल रहा है मिस्टर वी इज ए फॉरेन सिटीजन, ही विजिट इन इंडिया 25/1/2020 फॉर 22 his total stay in immediately preceding previous year 400 days determine his residence for the estimate year 24-25 है, तो जिसमें वो विजिट किया इंडिया में विजिट किया 2000 कितना 2000 में शायद 25/1/2023 में वो इंडिया में आया, 25/1/2023 वो इंडिया में आया, 23 है कि 25 है जो भी हो, थोड़ा लेते हैं। तो 25/1/2023 वो इंडिया में आ रहा है, 25/23 में अगर वो इंडिया में आ तो मेरा प्रीवियस ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर मेरा 25 बन रहा है, 24-25 मतलब अप्रैल से काउंट होगा, अप्रैल से लेकर ठीक है ना, वो आया 25/1/2020 में, 25/1/25 में आया है, तो मतलब जनवरी फरवरी मार्च है ना, जनवरी फरवरी और मार्च, तो जनवरी में 25 तारीख, तो ऐसे हिसाब करो ना, 27 28 29 30 1, मतलब यहाँ पे हो गया 7 दिन, जनवरी में फरवरी में तुम्हारा 28 है ना 28 दिन और मार्च में 31, तो यहाँ पे कितना आ रहा है एक बार 31 प्लस 7 और 20 50 8 7 15 65 66 दिन हो रहा है, तो 66 है तुम्हारा प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और प्रीवियस ईयर को छोड़ 4 साल में 365 क्या यहाँ पे बोला है क्या, ही इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर वाज 400 डेज, हाँ है, मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ 4 साल में 400 दिन वो इंडिया में, और प्रीवियस ईयर में वो कितना दिन इंडिया में बोले 60, तो हो गया तुम्हारा सेकंड बेस को फुलफिल कर लिया। तो चलो आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इज एन सिटीजन ही लेफ्ट इंडिया फर्स्ट टाइम ऑन 18/7/2000 टू सी बुर्ज खलीफा एंड रिटर्न टू इंडिया 15/2025 को डिटरमिनेशन स्टेटस, ठीक है, लेफ्ट किया इंडिया छोड़ के फर्स्ट टाइम 18/7/2000 में, 18/7/2024 मार्च अप्रैल मई जून जुलाई निकला, हाँ राधे राधे निकला जुलाई, इधर लिखते हैं जुलाई, कहाँ लिखे सर, जुलाई को निकला ना, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल जून जुलाई, थोड़ा सा गलत कर लिए, अप्रैल मई जुलाई, अप्रैल में अप्रैल में मार्च अप्रैल में मई में कितना 31 30 में 31 3 4 120 120 21 22 100 यहाँ पे हो गया, कब आया वापस आया 15/4/2025 को, तो मतलब 15/4 तो मतलब 3 नहीं, तो मतलब 122 दिन हो रहे, वो 122 इंडिया में वो रह रहा है, और इसे वो कभी इंडिया छोड़ के, तो मतलब प्रीवियस 22 दिन इंडिया में था और प्रीवियस छोड़ के उसके पिछले 4 साल में 4 साल ही वो इंडिया में, इसलिए वो सेकंड बेसिक कंडीशन फुल कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ सर, बोल रहा है मिस्टर इज एन इंडियन सिटीजन ही लिया एंड विजिट इंडिया फॉर द फॉलोइंग डेट्स, मतलब इंडिया छोड़ के जा रहा है 18/5/20 को, वापस आ रहा है 3/2024 को, मिनट थोड़ा सा जूम कर ले, 15/9 शायद यहाँ पे 15/9/2024 को, उसके बाद फिर इंडिया छोड़ के जा रहा है 18/11/2024 को, वापस आ रहा है 18/12/2024 को, फिर इंडिया छोड़ के जा रहा है 5/1/2025 को, वापस आ रहा है 14/2/2025 को, ठीक है ना। तो और उसके बाद बोल रहा है हिज टोटल स्टे इन लास्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 280 दिन है, डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, तो बहुत ही सिंपल है, हमें कैलकुलेट करना है 24-25 में वो कितना दिन इंडिया में था, 24-25 मतलब 1/4/2024 से लेके हाँ 31/3/2025 तक, तो मतलब मुझे देखना है अप्रैल में देखो तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल
4 में वो इंडिया में पूरा था, है ना, पूरा था, क्योंकि 18/5 में इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो अप्रैल में 30, मई में कितना दिन ना, मई में वो 18 तारीख को छोड़ के चला गया, तो मई का 18, ठीक है। उसके बाद वापस कब आया, वापस आया 15, वो देखो तो 15 क्या है, 15/9 है ना, 15/9 होगा, सितंबर को वापस आया, सितंबर में कितना दिन होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 31 से पहले 15 माइनस करो, कितना है 16 प्लस 1 मतलब 17 दिन है इंडिया में, वो 17 दिन है इंडिया में वो 17 दिन है सितंबर में, 17 दिन। अक्टूबर में देखो, अब अक्टूबर देखो तो, अक्टूबर मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मतलब 10वां महीना वो इंडिया में पूरा था, ठीक है ना, अक्टूबर वो पूरा था। अक्टूबर कितना दिन में होता है, 30 हो गया अक्टूबर। उसके बाद नवंबर में वो निकल गया 18 तारीख को, नवंबर में 18 दिन वो इंडिया में था, ठीक है, निकल गया। नवंबर 18 से दिसंबर 18 में वापस आया इंडिया में, दिसंबर 18 में वापस आया, तो दिसंबर में वो इंडिया में था, दिसंबर में सर इंडिया में था। कितना दिन, 31 से 18 माइनस कर लो, कितना आ रहा है 31 से 18 माइनस कर लो, 31 माइनस 18 देखो ना कितना आ रहा है, 11 12 13 प्लस 1 मतलब 14 दिन। उसके बाद विजिट इंडिया मतलब हाँ दिसंबर में आया, जनवरी का 5 तारीख निकल गया वापस, तो जनवरी में 5 दिन वो इंडिया में था, उसके बाद फरवरी में 14 को आया है, उसके बाद शायद यहाँ पे ही है, तो मतलब फरवरी में 28 दिन होता है, 28 माइनस 14 करोगे तो 14 आएगा, प्लस 1 करोगे तो 15 आएगा, तो फरवरी में वो 15 डेज इंडिया में था, ठीक है। तो चलो ना यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना इजी हो गया, 126, एक बार मिला लो तो, जो मैं बोला 30 18 17 30 हाँ 30 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 15 147 डेज वो इंडिया में था, ठीक है ना, 147 डेज वो इंडिया में था, 147 डेज इंडिया में था। अच्छा, इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया एंड विजिट इंडिया ऐसे ऐसे बोल रहा है। पीवीएस हाँ, तो कितना दिन इंडिया में था, 147 डेज इंडिया में था, मतलब कि 60 दिन से ज़्यादा हुआ। तो 60 दिन से अगर ज़्यादा हुआ तो कहने का मतलब है पिछले 4 साल में तो उसको 365 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। वो कितना दिन था, 280 दिन था, तो मतलब फुलफिल कर पाया क्या, नहीं कर पाया। रेसिडेंट नहीं है। पर्सन इज़ ए नॉन रेसिडेंट एंड फेल टू सेटिस्फाई बोथ द बेसिक कंडीशन, स्टे इन इंडिया। 24-25 में 178 बोल रहा है। चलो कहीं पे कैलकुलेशन गलत होगा, देख लेना प्लस माइनस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क है, ये होमवर्क कर लेना तुम लोग। अच्छा, होमवर्क का सोल्यूशन भी दिया है, चलो एक बार पढ़ ही लेते हैं पूरा पूरी। मिस्टर वी इज़ ए फॉरेन सिटीजन resides in USA since 1990, but during the previous year 24-25 he visited in India and left India as per the following date. Visit India, left India, visit India, left India, visit India, left India। अब बोल रहा है 4 साल, प्रीवियस 4 साल में 320 दिन इंडिया में था, 320 दिन इंडिया में था, ठीक है। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड डेज इन इंडिया। तो अब देख लो, वो पहले विजिट इंडिया किया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में इंडिया में आया। जुलाई में 15 तारीख को इंडिया में आया, तो जुलाई होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 31 तारीख को जुलाई का 31 होता है, जुलाई 31 होता है। 31 से पहले तुम माइनस कर लो 15,
और प्लस कर लेना 1। तो देखो 31 माइनस 15 प्लस 1 करोगे तो 17 दिन इंडिया में आ रहा है, ठीक है, 17 दिन इंडिया में है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, उसके बाद इंडिया छोड़ के चला गया, इंडिया छोड़ के चला गया। जुलाई के बाद अगस्त में वो इंडिया में था, सितंबर में इंडिया में था, अक्टूबर का 18 तारीख को वो इंडिया छोड़ के चला गया। तो जुलाई का 17, अगस्त का 31, सितंबर का 30 और अक्टूबर का 18 दिन वो इंडिया में था। तो कहने का मतलब है 96 डे हुआ। अब इसके बाद वो इंडिया में आया 15/11/2024, मतलब नवंबर को इंडिया में आया। तो नवंबर होता है 30 दिन में, नवंबर होता है 30 दिन में। तो 30 से तुम क्या करोगे, 15 माइनस करके प्लस 1 कर लो, प्लस 1 कर लो। तो यहाँ पे आ रहा है 15 प्लस 1 16, देखो 16 आ रहा है, ठीक है। नवंबर में 16 दिन, दिसंबर में पूरा 31 मैं 31 दिन ही इंडिया में था। और जनवरी में 5 तारीख को निकल गया, मतलब 5 तक इंडिया में था, ठीक है ना, हो गया। देखो यहाँ पे 52 डेज़। उसके बाद वापस आया सर 3/2 को, माने फरवरी को वो वापस आया। सर फरवरी कितने दिन में होता है, फरवरी सर 28 दिन में होता है, 28 दिन में होता है। वहाँ से पहले तो सर तुम 3 माइनस कर लो, 3 माइनस कर लो, प्लस 1 कर लो। तो मतलब सर यहाँ पे कितना आ रहा है, 28 माइनस 3 प्लस 1 करोगे तो 26 दिन फरवरी में था, और फरवरी में 26 दिन हुआ। और मार्च में 31 को वो निकला, है ना, 31 को वो निकला, 31 को वो निकला, मतलब मार्च में वो 31 दिन ही था। तो मतलब फरवरी का 26 और इधर 31, देखो ना यहाँ पे 26 और 31 मतलब 57 डेज़। तो मिस्टर वी जो है माने टोटल कितना दिन वो इंडिया में था, चलो एक बार जोड़ लो, कहाँ पे कितना था। देखो यहाँ पे 96, यहाँ पे 52, यहाँ पे 57, कुल मिला के 205 दिन वो इंडिया में था। इसलिए वो 60 डेज़ से ज़्यादा था। तो एक बेसिक कंडीशन तो 60 डेज़ वाला हो गया, 60 डेज़ से ज़्यादा था। अच्छा 60 डेज़ देखना ही क्यों है, वो तो 182 डेज़ से ज़्यादा इंडिया में था, 205 दिन था ना, तो 182 डेज़ से ज़्यादा था। तो बेसिक कंडीशन का पहला वाला कंडीशन ही फुलफिल कर लिया, तो बन गया ना वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 6 पेज। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 घर में कर लेना। अच्छा नेक्स्ट बोल रहा है नॉर्मल बेसिक कंडीशन शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द फॉलोइंग 5 केसेस। मतलब फॉलोइंग 5 केसेस में जो आने वाला 5 केसेस है उसमें नॉर्मल जो बेसिक कंडीशन है वो बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। कहाँ पे नहीं लगेगा, पर चलो पढ़ लेते हैं। बोल रहा है केस नंबर 1 बोल रहा है एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन हु लिव इंडिया in any previous year as a member of crew of an Indian ship, ठीक है ना। तो मतलब कोई भी इंडिविजुअल वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। वो अगर देश छोड़ के जा रहा है, हाँ देश छोड़ के जा रहा है कोई भी प्रीवियस ईयर में एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप का क्रू मेंबर के तौर पे वो इंडिया छोड़ के कोई भी इंडियन सिटीजन अगर निकल रहा है तो उसके लिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है सच इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया ओनली इफ हीज टोटल पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 180 डेज और मोर। मतलब 182 दिन या फिर उससे ज़्यादा टाइम के लिए वो इंडिया में रह रहा है तो ही हम लोग मानेंगे वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। हाउ टू कंप्यूट टोटल पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, ऑलरेडी हम लोग बताए थे कि डेट ऑफ साइनिंग ऑफ जिस दिन डेट ऑफ साइनिंग माने साइनिंग ऑफ का सर्टिफिकेट में सिग्नेचर करेगा उस दिन से लेके वो इंडिया में नहीं है। और जिस दिन वो डेट ऑफ डिपार्चर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ साइनिंग ऑफ माने हाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग का जो सर्टिफिकेट है उसमें जिस दिन सिग्नेचर करेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब क्रू मेंबर में क्रू में ज्वाइन करने का डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उसके सर्टिफिकेट में साइन करेगा, तो मतलब उस दिन से वो इंडिया में नहीं है। शिप वापस आ गया जिस दिन वो डेट ऑफ साइन ऑफ कर रहा है, मतलब साइनिंग ऑफ, मतलब जिस दिन वो साइनिंग ऑफ कर रहा है, साइनिंग ऑफ के सर्टिफिकेट में सिग्नेचर कर रहा है उस दिन भी वो इंडिया में नहीं है, उसके बाद से इंडिया में। कहने का मतलब है सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में सिग्नेचर करने से वो इंडिया में नहीं है और अराइव सर्टिफिकेट में सिग्नेचर करने तक वो इंडिया में नहीं है, ठीक है ना, ये हम लोग समझ लेंगे।
तो इसके बाद जो वो ये किसके ऊपर लागू होगा, ये जो रूल है वो किसके ऊपर लागू होगा, वो इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, लेफ्ट इंडिया होना चाहिए, एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ ए इंडियन शिप होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 12 नॉटिकल माइल तक गया तो कोई बात नहीं, 200 नॉटिकल माइल तक गया और वही तुम्हारा नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन करने के लिए गया तो ठीक है। उसके बाद चला गया हाई सी में चला गया हाई सी के बाहर चला गया तो आउटसाइड इंडिया हम लोग मान लेंगे सर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पेज नंबर 8, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हैं।